2025 में एसईओ कैसे की जाए। ये वीडियो थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है, कैसे मैं बताता हूँ। ओके, गुलाम अली है, पिछले 8 साल से एसईओ सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। 25 लोगों की मेरी टीम है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी gmsdigitals.com के नाम से रन कर रहा हूँ। अपनी होस्टिंग कंपनी होस्टिंग आला और एक पर्सनल ब्रांड रन कर रहा हूँ। एंड यस, हम ग्रो कर रहे हैं। सो इफ यू आर टैलेंटेड एंड यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ आवर टीम, आप इस ईमेल के ऊपर अपनी सीवी भेज के हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। अब अगर मेरे जैसा बंदा आपको एसईओ के टॉपिक के ऊपर एक ताज़ा खबर देता है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार जो चीज़ ये बताएंगे उसके अंदर वैल्यू तो होगी। सो 2025 में एसईओ की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए और कौन सी पुरानी चीज़ें हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, इस वीडियो में जान जाओगे आप। अब ये वीडियो को मैंने सेंसिटिव इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल के ऊपर पहले से ही बहुत गुस्सा हैं और जो चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा वो शायद उनको नाराज कर सकती हैं। बट दिस इज ट्रू एंड यस, इट्स हैपनिंग। सो सीट बेल्ट बांध लीजिए, शुरू करते हैं। क्विकली आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ 2024 में एसईओ की इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ था। पहले तो गूगल पर केस हुआ सर्च मोनोपोली का और बात यहां खत्म हुई कि गूगल क्रोम को खत्म किया जाए, जिसकी मदद से गूगल सर्च इंजन में हेर फेर करता है। फिर मई में गूगल ने एआई ओवरव्यूज को रिलीज कर दिया, जिससे आपको गूगल में ही एआई का आंसर मिल जाता है और बहुत सारे एसईओज इस बात पर नाराज भी हैं। फिर 2500 डॉक्यूमेंट्स के गूगल सीक्रेट्स लीक हुए, जिससे काफी आइडिया हुआ गूगल कैसे रैंकिंग देता है। फिर कुछ कोर अपडेट्स की वजह से रैंकिंग्स में बहुत चेंजेस आए। उसके बाद गूगल ने पैरासाइट एसईओ को कंप्लीटली खत्म कर दिया। अगली हॉट न्यूज ये थी, चैट जीपीटी का सर्च फीचर लॉन्च हुआ अक्टूबर में, जिससे गूगल हेडक्वार्टर्स में डर का माहौल है। और फिर शुरू हुआ 2025, जिसने बहुत सारे एसईओज को कंफ्यूज कर दिया है कि अब करें क्या और क्या ना करें। तो चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, इस पूरी वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, जो चीजें 2025 में आपको करनी चाहिए। पहली चीज है टॉपिक ओवर कीवर्ड अप्रोच, मतलब सिमेंटिक एसईओ। सेकंड है ऑप्टिमाइजिंग EEAT। थर्ड है कंटेंट डेप्थ एंड फोर्थ है टेक्निकल एसईओ प्रैक्टिसेस। वन लास्ट थिंग, 15 जनवरी को हमारा फ्री एसईओ कोर्स स्टार्ट होगा। 3 मंथ्स की लाइव क्लासेस होंगी और $12 की मामूली सी एक रिफंडेबल फी रखी है, ताकि हर बंदा ज्वाइन ना करे, सिर्फ सीरियस लोग ज्वाइन करें। और मैं ये आपको बताता चलूं साथ में कि इस फ्री कोर्स में स्टूडेंट्स को क्लासेस करवाने पर मेरी जो कॉस्ट आती है, मेरा जो नुकसान या खर्चा होता है, वो $1000 पर मंथ होता है। जूम, रिसोर्सेज, टीम, जितनी भी चीजें उन पर। खैर, 15 जनवरी को इंस्टाग्राम के ऊपर मैं डिटेल्स रिलीज करूंगा, सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर। मेक श्योर आप मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। ओके जी, अब सिमेंटिक एसईओ जो सबसे पहली चीज बेसिकली मैंने आपको बताई कि कीवर्ड की बजाय टॉपिक अप्रोच यूज करनी है आपने, सही है। अब इस चीज को बेसिकली आपने मे बी बहुत सारे लोग पहली दफा सुन रहे हों, बिकॉज ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं और राइट नाउ आपकी जो वेब है वो सिमेंटिक से आगे चल रही है। दैट मीन्स कि अभी हम लोग सिमेंटिक तक पहुंचे नहीं हैं। व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ? सिमेंटिक एसईओ का सिंपल सा मतलब ये है, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ टॉपिक इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स। आप लोग जब एसईओ करते हैं, आप लोग भागते हैं कीवर्ड्स के पीछे। जी, कीवर्ड्स के पीछे भागने से बस आपको ये पता चलता है कि आपने किन टॉपिक्स को कवर करना है, लेकिन जब आप कीवर्ड बेस्ड होके रह जाते हैं तब आपके पास रिजल्ट्स आते नहीं हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आपने एक डेफिनेशन ये जो पढ़ ली है, इसी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर यहाँ पे आप ये नोटिस करो, ये जो पेज है दिस वन, ये जो फीचर्ड स्निपेट के अंदर आपको शो हो रहा है राइट नाउ, मैं ये जो href की बार यूज़ कर रहा हूँ, ये href की बार href एक्सटेंशन है बेसिकली, ठीक है। और ये पेड ही मिलती है, फ्री नहीं होती। खैर, अब इस डाटा के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप सिमेंटिक एसईओ को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस पेज की एक दो चीज़ें समझ लें। यहाँ पे इस साइड पे जो डाटा है वो डोमेन का डाटा आ रहा है, डोमेन के स्टैट्स हैं, सही है। इस तरफ ये जो डाटा है ये पेज के स्टैट्स हैं, इस पर्टिकुलर पेज, राइट नाउ दिस पेज। सो ये पेज है webdevs.com/blog/ जो भी वो नीचे कॉर्नर में नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आके देखो तो एक पेज 54 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। 54 कीवर्ड्स पे एक पेज रैंक कर रहा है, सही है। अब इस चीज़ को आपने सिर्फ समझना है। आप जब जाते हैं कीवर्ड अप्रोच पे, तो कीवर्ड अप्रोच ही होती है, कीवर्ड लिया उस पर कॉन्टेंट लिख दिया। लेकिन टॉपिक अप्रोच ही होती है, यानी कि एज अ टॉपिक जब आप किसी कंटेंट को टारगेट करते हैं, वो टॉपिक अपने अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स समेटे होता है। जब आप टॉपिक के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं कंटेंट को, वो कंटेंट राइटिंग अलग से, वो भी आगे जाके प्रैक्टिकली दिखाता हूं। यहाँ पे भी रिसर्च की बात हो रही है कि कैसे पता चलेगा कि कीवर्ड और टॉपिक में डिफरेंस कैसे लेके आए। तब टॉपिक पे लिखा हुआ कंटेंट आपका एक नहीं
हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स पे रैंक करता है लाइक दिस वन, और वो कीवर्ड्स कंटेंट में ना भी हो तो भी उन पे रैंक करता है। यही लॉजिक है, बस इतनी सी लॉजिक है जिसको आपने समझना है। और ये एक एग्जांपल नहीं है, आप नीचे आ जाओ, आप ये बैकलिंको का पेज देखो, ये 95 कीवर्ड्स पे अकेला पेज रैंक कर रहा है। अब क्या ये 95 कीवर्ड्स जिन पे ये रैंक कर रहा है, मे बी डिफरेंट पोजीशंस पे, क्या वो इस कंटेंट में हैं, क्या वो इस पेज पे टारगेट किए गए हैं? वी नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट। तो मैं इस पेज का लिंक कॉपी करता हूं और मैं जाता हूं फॉर एग्जांपल SEM रश के ऊपर, और SEM रश में जाके मैं कहता हूं, मतलब Href ज़रा थोड़ा सा क्रेडिट्स ज़्यादा खाता है, सो हम SEMrush को यूज़ कर रहे होंगे फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आपने रूट डोमेन की बजाय इसको एग्जैक्ट URL कर लेना है, ताकि जो इस पर्टिकुलर URL का डाटा आपको ना वो शो हो जाए। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने बड़े ध्यान से सुनना, में भी आपको फर्स्ट टाइम समझ ही ना आए। यहाँ पे आके आप देखो SEMrush बता रहा है 44 कीवर्ड्स, ये दोनों टूल का अपना अपना डिफरेंस है, खैर हमें उसके ऊपर बहस नहीं करनी। 44 कीवर्ड्स हैं फॉर दिस ओनली दिस पेज। जो कौन सा पेज? ये वाला, ये ओनली दिस पेज। अब इस साइट के जितने भी और पेजेस हैं उन सब पे और कीवर्ड्स रैंक हैं, वो हमें फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है। आप अगर यहाँ पे आके देखो तो हम सारे कीवर्ड्स की लिस्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से पेज को भी ओपन कर लेते हैं जिस पेज का हम एनालिसिस कर रहे हैं। सही है, आप आओ जी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जी, तो गूगल सर्च सिमेंटिक्स SEO इस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पोजीशन है, मतलब पहला स्पॉट रैंक कर रहा है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड की सर्चेस 90 हैं। सही हो गया। सिमेंटिक कीवर्ड एक्सपेंशन इसके ऊपर 8वें नंबर पे रैंक कर रहा है, 1.6 के सर्चेस हैं। इसी तरह से ये जितने भी अब 59 है, ये पता नहीं क्या कंफ्यूजिंग कर रखा है। अब आपने एक चीज़ बड़े गौर से देखनी है, वो ये है, सपोज कर लो ये वाला एक कीवर्ड है जिसके ऊपर ये 8वें नंबर पे रैंक कर रहा है और 1600 सर्चेज हैं। तो आप लोगों के पास तो यही कॉन्सेप्ट है ना, जिस कीवर्ड पे रैंक करना है उस कीवर्ड को टाइटल हेडिंग कंटेंट में डालो, उस पे रैंक कर जाएंगे। अगर एक कीवर्ड के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा हुआ है तो उस कीवर्ड के ऊपर ये आर्टिकल रैंक करेगा। और आप लोगों को यही होता है कि जब रिसर्च कर रहे हैं, एक कीवर्ड लेना जिसकी सर्चेस बहुत ज्यादा हों, बस उस पर रैंक करना है किसी तरह से। तो भाई साहब ये बंदा पागल है। सिमेंटिक SEO के कीवर्ड के ऊपर 2 नंबर पोजीशन नंबर 2 पे अलग रैंक कर रहा है, 1300 सर्चेज इसकी हैं। इस कीवर्ड पे अलग रैंक कर रहा है AI ओवरव्यूज के अंदर और 140 सर्चेज अलग हैं। 90, 1.6, 50, 50, 480, हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स या एटलीस्ट टेंस ऑफ कीवर्ड्स जिनके सर्चेज हैं, उनके ऊपर भी जब आप गूगल की पोजीशंस में आओगे तो क्या वहां से ट्रैफिक नहीं आनी? इसको तो आ रही है ना, तो आपको भी आ सकती है। लेट मी शो यू द मेन थिंग। आपने करना क्या है, आपने अगर फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है सिमेंटिक कीवर्ड एक्सपेंशन का, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं यहां से। अब इस कीवर्ड को जाहिर बात है अब ये 8वें नंबर पे रैंक कर रहा है, या छोड़ो 8वें नंबर वाला छोड़ो, जो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। आप लोगों के पास तो यही कॉन्सेप्ट है ना, नंबर 1 पे वही कीवर्ड रैंक करेगा जिसको टाइटल में हेडिंग में हमने हर जगह डाला होगा। सही है, कंट्रोल C कर लें इस कीवर्ड को, आ जाए इस पेज के अंदर। तो अब कंटेंट में तो होना चाहिए ना कम से कम ये कीवर्ड भाई। अब नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, कंट्रोल F कंट्रोल V करते हैं, ये तो है ही नहीं भाई। व्हाट इज दिस? दिस इज सिमेंटिक SEO। अब है क्या, ये चीज क्या है? बेसिकली ये जो सर्च टर्म है गूगल सर्च सिमेंटिक्स SEO, ये एक कीवर्ड है जो बिलोंग करता है किस टॉपिक से? सिमेंटिक SEO के टॉपिक से। सही है, तो सिमेंटिक SEO के टॉपिक के अंदर इस तरह के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से? ये सारे, ये जो लिस्ट आ रही है ना जितनी आपको, ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो सिमेंटिक SEO के टॉपिक से बिलोंग करते हैं। जब आपने अपनी रिसर्च इस तरह से की कि आपने सिमेंटिक SEO का टॉपिक निकाला, उसके अंदर रिलेटेड टर्म्स का डाटा निकाल लिया, उन पे अलग अलग आर्टिकल्स नहीं लिखे आपने। आपको अभी आगे मैं बताता हूं कि किस तरह से हमने उनकी ग्रुपिंग करनी होती है। ये गूगल को बताना होता है भाई ये सिमेंटिक SEO के टॉपिक के ऊपर एक ही आर्टिकल हमारा है, रादर देन आप SEO सिमेंटिका के ऊपर एक अलग आर्टिकल लिख देते। पहले यही होता था और कुछ लोग अभी भी यही करते हैं। मेरे पास आते हैं लोग अपनी साइट्स लेके, भाई कॉन्फ्रेंस SEO सिमेंटिक सर्चेस, इन चीजों के नाम, क्योंकि ये कीवर्ड अलग है तो अलग आर्टिकल। नहीं भाई, ये सब कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड या मेन टॉपिक किसका? सिमेंटिक SEO का। अपने आप में इन कीवर्ड्स की वर्थ क्या है? 140 सर्चेस। सही है, लेकिन अल्टीमेटली इनके पीछे इंटेंशन क्या है कीवर्ड की,
कीवर्ड की इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है। गूगल हमिंग बर्ड का एल्गोरिदम है यहाँ पे, जो कीवर्ड के पीछे उसकी सर्च होने वाली इंटेंशन को समझता है और वहीं से ही कीवर्ड्स की ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग होने से हो क्या जाता है, फायदा क्या होता है आपको अगर एक टॉपिक में 50 कीवर्ड्स हैं, जैसे ये 60 कीवर्ड्स हैं, तो ये बंदा 60 आर्टिकल्स लिख सकता था। 60 आर्टिकल्स पे कॉस्ट, एफर्ट, टाइम, ठीक है, वो अलग था। फिर क्लैश, भाई सब कीवर्ड्स का मतलब तो एक ही है ना, सिमेंटिक मार्कअप एसईओ, एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक टॉपिक। क्या इन पे अलग आर्टिकल्स लिखने थे? ये एक ही टॉपिक के अंदर बात हो सकती थी ना इनकी। तो एक टॉपिक पे अगर बात होती तो इनको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता, दे वुड रैंक हायर, वो पेज स्ट्रॉन्ग हो के रैंक होना था। अगर आप सिर्फ एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक टॉपिक एसईओ लिख लेते, और वैसे भी ये सिमेंटिक एसईओ से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे, या एग्जांपल है ना ये, तो कितना का कंटेंट यूनिक बना लेते आप। टॉपिक तो वही है, सिमेंटिक एसईओ। जरा यहां से सोचें कि भाई साहब गेम कुछ और है। अब आपको ये जो कीवर्ड मैंने एज एन एग्जांपल शो करवाया है कि भाई गूगल सर्च सिमेंटिक्स एसईओ, ये तो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है ये पेज उस कीवर्ड के ऊपर, लेकिन स्टिल इस कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड है नहीं। तो फिर हो क्या रहा है यहाँ पे? व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इज कि गूगल आपके टर्म्स या कीवर्ड्स या क्यूरीज को देख ही नहीं रहा। गूगल डजंट केयर आपकी क्यूरी क्या है, उस क्यूरी के पीछे मकसद, इंटेंशन, मीनिंग, मतलब वो समझता है गूगल। गूगल सर्च सिमेंटिक्स एसईओ, ये 4 वर्ड्स बन गए, अब सिंगल वर्ड्स बन गए। दैट मीन्स के अब अगर मैं सिमेंटिक एसईओ के टॉपिक पे आर्टिकल लिखूं तो क्या ये वाले कीवर्ड अगर मैं यूज ना कर सकूं या ना कर पाए, तो अब अगर आप आ जाओ इंडिविजुअल वर्ड लेवल पे, फॉर एग्जांपल 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स में से मैं 3 वर्ड्स ले लेता हूं कंट्रोल एक्स करके। गूगल का वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सिमेंटिक्स का वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और सॉरी सर्च का वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये देख लें आपके सामने 28 टाइम्स आ रहा है। फिर सिमेंटिक का वर्ड ले लेते हैं, सिमेंटिक, ठीक है, एस के साथ नहीं है। अच्छा, उसके बाद एसईओ का वर्ड, वो भी अब वो ये जो कीवर्ड था इटसेल्फ, ये जो बना था, ये 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन था। दैट मीन्स आपके पेज के अंदर अगर ये चारों वर्ड्स कहीं ना कहीं पे यूज भी हो गए हैं तो गूगल उनको कीवर्ड मिला देगा। यही सिमेंटिक एसईओ का कॉन्सेप्ट है। अब वो राइटिंग में जाके बेसिकली ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, लेकिन रिसर्च लेवल पे आपको कैसे ये डिसाइड करना पड़ेगा टॉपिक क्या होगा, कीवर्ड क्या होगा, सही है। तो अब उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने अब रिसर्च कर, बेसिकली ये चीज़ समझाने का आपको मकसद ये था कि आपको पता चल जाता कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है इस तरह की कि आप सिमेंटिक एसईओ को इंप्लीमेंट कर सकें। तो सिमेंटिक एसईओ की इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आप कीवर्ड्स ऐसे निकालेंगे कि उनको रिसर्च जब करेंगे, आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट आएगी तो उनको ग्रुप करेंगे आप। तो वो ग्रुप बनाना कि एक ग्रुप के अंदर जैसे सिमेंटिक एसईओ के टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 15 कीवर्ड्स निकल आते, तो वो 15 कीवर्ड्स बिलोंग सिमेंटिक एसईओ से करते थे। इस चीज़ का पता कैसे लगेगा जब हज़ारों कीवर्ड्स की लिस्ट निकली हुई है? उसका सोल्यूशन कौन देगा वो मैं बताऊंगा आपको। फिर आपको दिखाऊंगा कंटेंट कैसे लिखना है, इस तरह कंटेंट कैसे लिखना है कि अगर एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट आपने बनाना हो, पेज बनाना हो, वो लिखें इस तरह से कि वो हंड्रेड्स ऑफ रिलेटेड टर्म्स के ऊपर रैंक कर जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी एक, मैं इसकी असल पावर आपको दिखाने लगा हूँ, वो ये है बेस्ट गेमिंग चेयर। फॉर एग्जांपल ये एक कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग चेयर का, मैं इसको सर्च करता हूँ तो बहुत सारे लोग बेस्ट गेमिंग चेयर की कीवर्ड को चूज कर लेंगे जस्ट बिकॉज इसकी सर्चेस 26,000 आ रही होंगी, इसका ग्लोबल वॉल्यूम इतना आ रहा होगा, वट एवर द जो भी पुराने कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के। नया कॉन्सेप्ट है क्या? अब इस पुराने कॉन्सेप्ट की वजह से अगर कोई बंदा बेस्ट गेमिंग चेयर पे काम करता तो उसने क्या करना था, बेस्ट गेमिंग चेयर स्पेस फॉर बिग गाइज, फॉर अंडर 200, चीप, फॉर बैक पेन, फॉर किड्स, फॉर विद फॉरेस्ट, इस तरह के कुछ 200 कीवर्ड्स निकलाने थे, सही है। उनके ऊपर उन्होंने आर्टिकल्स डाल देने थे। ये अप्रोच वर्क नहीं करती। अब ये बंदा इस एक कीवर्ड के ऊपर ये जो पेज बना हुआ है, यानी कि टाइटल में तो बेस्ट गेमिंग चेयर ही आ रहा है, अब ये कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इसका कि वो 13,000 कीवर्ड्स पे रैंक है गूगल के अंदर। एक पेज
1 सिंगल पेज। आप लोग परेशान रहते हो यार मैं कीवर्ड कौन सा टारगेट करूं जिसकी सर्चेस कम हो ज़्यादा हो। आपने जब अपने पेज को सपोज एटलीस्ट 100 कीवर्ड्स के लिए रैंक करना है, आप किस कीवर्ड के सर्चेस के बारे में फोकस करेंगे? एक कीवर्ड की सर्चेस पे फोकस कर रहे होंगे आप। खुद सोचे ना भाई, यहां पे एक पेज 13,000 कीवर्ड्स पे अकेला रैंक कर रहा है, 1 कीवर्ड, और उनकी वजह से 1,45,000 ट्रैफिक आ रही है। तो अब यहां पे अगर सोचने वाला सोचे भाई साहब कीवर्ड की सर्चेस 26,000 हैं और नीचे पेज 1,45,000 ट्रैफिक ले रहे हैं, हाउ? बिकॉज ऑफ सेमेंटिक एसईओ। सो अब इस तरह की रिसर्च आप करेंगे कैसे? उसके लिए आप सैमरश यूज़ कर लें या एचरेफ यूज़ कर लें। सैमरश बेसिकली ये है कि क्रेडिट सिस्टम नहीं है इसके अंदर, बड़ा चीपली मिल जाता है मार्केट में, और जो एचरेफ है उसके अंदर क्रेडिट सिस्टम होता है, तो उसके अंदर जगह जगह पे आपने 500 क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, और जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा लोड होना है एचरेफ की डेटाबेस में से, वहाँ पे क्लिक आपका काउंट हो जाना है, क्रेडिट काउंट हो जाना है। 500 क्रेडिट से एक दिन भी नहीं टिकते, तो खैर उनका डाटा उनकी अपनी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस काम के लिए आप सैमरश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एचरेफ बार ये जो आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एटलीस्ट ये जो है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। तो एक ट्रस्टेड सेलर, पता नहीं अभी वो ऑफर करें कि नहीं करें, स्क्रीन पे नंबर आ जाएगा आपको, तो आप उनसे कांटेक्ट करके देख लीजिएगा। मेरी गारंटी नहीं होगी भाई, अपनी उस पर लीजिएगा, बट ही इज़ ट्रस्टेड, एटलीस्ट आपसे स्कैम नहीं करेगा। तो आप उनसे एचरेफ बार या क्रेडिट्स का पूछ सकते हैं। सैमरश का मुझे नहीं पता, पूछ लेना, अगर वो ऑफर कर रहे हो तो ले लीजिएगा, इट्स अप टू यू। अब आजो जी, इस तरह की रिसर्च आपने करनी कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल जारी बात है, आपकी निच रिसर्च, आपकी कोई ना कोई निच तो होगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की साइट है। अब ये मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है, इट वर्क्स सेम फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, लोकल एसईओ वेबसाइट्स, किस तरह की भी साइट है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा। अब जब आपने इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए जाहिर बात है कीवर्ड रिसर्च का ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, बट फर्स्ट यू मस्ट हैव अ टॉपिक जिसके ऊपर काम करना है। तो हम यहाँ पे कुछ इमेजिन कर लेंगे कि यू हैव अ टॉपिक, जिस टॉपिक पे चाहे आपकी क्लाइंट की साइट है, आपकी साइट है, आपकी ई कॉमर्स की साइट, किसी तरह की भी साइट है जो आपने बनाई हुई है या बनाना चाह रहे हैं, एंड यू वॉन्ट टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैंने अभी आपको बताई है। सो हाउ यू कैन डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू सैमरश और एचरेफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए सैमरश के अंदर, और हम कहते हैं कि अभी हमने कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, सही है। तो आप यहाँ पे जाएंगे कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर, सही है। अभी कीवर्ड्स की लिस्ट हमने निकालनी है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कैसे आप ऐसे कीवर्ड आइडियाज और टॉपिक्स निकाल सकते हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर कंपटीशन कम होगा। क्योंकि ये तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि भाई एक पेज को कीवर्ड की बजाय टॉपिक पे ऑप्टिमाइज करना है। मेन चीज साथ में ये भी है कि हमने ऐसे टॉपिक्स पे काम करना है जिन टॉपिक्स पे कंपटीशन कम है। अब आप मुझे खुद बताएं ना, अगर बेस्ट गेमिंग चेयर के इस टॉपिक के मैं टारगेट भी करता हूं, वो भाई साहब इस एक पेज के 13,000 कीवर्ड्स नहीं, कि मतलब 13,000 डिफरेंट जगहों पे मैं इसके नीचे रहूंगा, समझे। इसी तरह एक और बंदा है जो 9.8 के कीवर्ड्स लेके बैठा हुआ है सर्च इंजन के अंदर, फिर आप उसके भी नीचे क्यों? भाई वो 84 रेफरिंग डोमेन अथॉरिटी है साइट की, 88 डोमेन अथॉरिटी है साइट की। इतनी पावरफुल बड़ी वेबसाइट आपको ऊपर तो नहीं आने देगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको इजीली कहें कि आजो आजो बच्चा आजो, कोई बात नहीं हम बाद में नो, उनकी अथॉरिटी की वजह से वो ऊपर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें टॉपिक्स निकालने हैं, कीवर्ड्स नहीं निकालने। कीवर्ड्स निकालेंगे, उनको बाद में टॉपिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, वो मैं करके दिखाता हूं। प्लस ऐसे टॉपिक्स निकालने हैं जिनके ऊपर कंपटीशन कम हो। सो हाउ वी कैन डू दैट, उसके मल्टीपल तरीके हैं, लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि ऐसी अगर आपको साइट्स मिल जाएं जिनके डीआर कम हो और वो आपके टॉपिक में आप जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो। अब अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसका जो डीआर स्कोर है वो फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 के आसपास हो और सर्च ट्रैफिक अच्छी हो, 5,000, 10,000, 20,000 हो, आप उस वेबसाइट से अच्छे खासे टॉपिक्स और कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गूगल एक ऐसी वेबसाइट को जिसका डीआर स्कोर कम था, ऐसी वेबसाइट का सर्च ट्रैफिक बढ़ा देता है, दैट मीन्स कि गूगल ने बिना अथॉरिटी के उस वेबसाइट को ट्रैफिक दी। और बिना अथॉरिटी का मतलब उस वेबसाइट के बैकलिंक्स नहीं थे। अब अगर बिना अथॉरिटी के कोई वेबसाइट ट्रैफिक ले सकती है, वो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे ले सकती है या उन्हीं कीवर्ड्स पे ले सकती है जिनमें कंपटीशन बहुत कम था।
सही। दैट मीन्स हमें ऐसी साइट अगर मिले जिसका डीआर स्कोर कम था और उसका ट्रैफिक हाई है, दैट मीन्स उसने ऐसी रिसर्च की है, ऐसे टॉपिक्स को टारगेट किया है जिन पे कंपटीशन बहुत कम है, जिनको रैंक करने के लिए गूगल के पास कोई और साइट नहीं है, तो गूगल ने उनकी साइट को रैंक कर लिया। अगर वो रैंक कर सकते हैं इस लो अथॉरिटी के साथ, तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं, जो फ्रेश वेबसाइट्स हैं, वो भी लो अथॉरिटी के साथ रैंक करेंगी, क्योंकि जब आपकी साइट की अथॉरिटी या डीआर स्कोर कम है, दैट मीन्स कि आपकी साइट पे बैकलिंक्स नहीं हैं, और डीआर स्कोर बढ़ाने के लिए बैकलिंक्स लगते हैं। दैट मीन्स अथॉरिटी बढ़ती है बैकलिंक्स के साथ, और बैकलिंक्स के ऊपर आता है खर्चा। सो सिंपल वर्ड्स के अंदर, आप अपनी वेबसाइट्स अगर ऐसे टॉपिक्स के अंदर रैंक कर रहे हैं जिनके लिए आपको ऐसे कंपैटिटर मिल गए जिनका डीआर स्कोर कम है, ट्रैफिक ज़्यादा है और कोई रेफरिंग डोमेन्स भी नहीं है, हों भी तो भी ये डीआर का स्कोर आपको बता देगा कि उनके ऊपर कितनी क्वालिटी के रेफरिंग डोमेन्स हैं या बैकलिंक्स आ रहे हैं। सही है। सो उसका मतलब ये होगा, लो डीआर साइट्स और हाई ट्रैफिक साइट्स का मतलब ये होगा, अब आपको रेफरिंग डोमेन्स या बैकलिंक्स पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी वेबसाइट इजीली सिर्फ कंटेंट के साथ रैंक कर सकेंगे। सो इस चीज़ को एक्शन में कैसे देखना है आपने, उसके मल्टीपल तरीके हैं। मैं आपको वन बाय वन शो करता हूँ कि किस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चले जाएंगे सेमरश के कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर, और हम इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे कि हम गेमिंग चेयर्स के टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मेन मेजर टॉपिक, ब्रॉड टॉपिक। सो आप यहाँ पे ऐड करेंगे गेमिंग चेयर। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको यूएस का कंट्री, अगर यूएस की सर्च कर रहे हैं तो यूएस का कंट्री सेलेक्ट करके सर्च प्रेस करते हैं। अब आपके पास आए हैं 41,000 कीवर्ड्स। दैट मीन्स कि अब 41,000 कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स नहीं हैं जिनके ऊपर 41,000 पेजेस बने, क्योंकि अगर आपको सिमेंटिक एसईओ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो जो मैंने आपको समझाया था, तो उसके मुताबिक आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, गेमिंग चेयर, बेस्ट गेमिंग चेयर, कुछ ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जो एक ही टॉपिक से बिलोंग करेंगे। ठीक है, हम उनको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे टॉपिक वाइज के ये वाले 10 कीवर्ड्स तो सिर्फ एक टॉपिक से बिलोंग करते हैं, इनके ऊपर 10 आर्टिकल्स नहीं, एक आर्टिकल लिखा जाएगा, लेकिन इनको ग्रुप करना है। तो वो ग्रुपिंग भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमें ऐसे आइडियाज़ मिल जाएं जहाँ पे रैंक करना आसान हो। तो वो कैसे मिल सकते हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पे चले जाओ केडी वाइज, और यहाँ से वेरी इजी का आप सिलेक्ट कर लो। अब ये है क्या, आपको 5-6 ऑप्शंस दे रखी हैं कि ऐसे कीवर्ड्स जिनकी एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी का स्कोर जो है वो 0 से 100 के दरमियान में बताया गया है। तो ऑटोमेटिकली ये टूल्स आपको ऐसे कीवर्ड्स भी दिखा देते हैं जिनके ऊपर रैंक करना आसान है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने वेरी इजी पे क्लिक करना है, और अब ये क्या करेगा, वेरी इजी कीवर्ड्स, जो सबसे आसान कीवर्ड्स हैं वो निकाल के आपको ला के दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है कस्टम गेमिंग चेयर, आपके पास आ रहा है वाइट गेमिंग चेयर विद ब्लू स्टिचिंग। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझनी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप किस तरह की साइट के लिए रिसर्च कर रहे हैं। सही है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए जो कीवर्ड्स होंगे वो डिफरेंट तरह के होंगे, उनके पीछे इंटेंशन डिफरेंट तरह की होगी। अगर आप एक एफिलिएट की साइट बना रहे हैं तो उसके कीवर्ड्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट की आपको बेसिकली कैटेगराइजेशन समझ आनी चाहिए। यहाँ पे भी सेमरश के टूल के अंदर भी आपको पता चल जाता है कि कीवर्ड इंटेंट्स कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल। सही है, अब मैं क्विकली आपको बता देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन पोस्ट करना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स पोस्ट करना चाह रहे हो, तो आप इन्फॉर्मेशनल इंटेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हो कि मेरी लोकल सर्विसेज की वेबसाइट है, आप नेविगेशनल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हो आपकी एफिलिएट की साइट है, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करती है, उसके लिए आप अमेजोन एफिलिएट करते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब ये चीज़ें समझ में अगर आपको आ गई हैं तो ठीक है, अगर आपको इनका नहीं पता तो भाई मैं बता रहा हूँ, और अगर इसके बगैर आप प्रोसीड करते हैं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। इनका पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिसर्च करनी है, ये मेरी बात याद रखिएगा। अब सपोज कर लेते हैं आप एक एफिलिएट की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इंटेंट्स के ऊपर मजीद डिस्कस करना है, लेट मी शो यू। आप कीवर्ड इंटेंट एसईओ, आप 4 तरह के जो इंटेंट्स उनको डिटेल में रीड करना चाहें तो यहाँ पे आपको क्विकली जो है वो देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से इंटेंट किस किस तरह के
कीवर्ड्स को टारगेट करता है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप अपनी जो नॉलेज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने क्विकली बताया, लेकिन आप यहाँ से ज़रा थोड़ा सा पिक्चर्स में आसानी से समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली बता देंगी कि अच्छा भाई साहब, अगर मेरे नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं वो इस तरह के होते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं उनमें ये वाले वर्ड्स आते हैं, ये वाले स्पेसिफिक मॉडिफायर्स आते हैं। जैसे अगर हम कमर्शियल कीवर्ड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर किस तरह के वर्ड्स आएंगे, बेस्ट, चीप, रिव्यू, इस तरह के। अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे हीटेड गेमिंग चेयर विद LED लाइट्स, ठीक है, इस तरह के। और यहाँ पे अगर मैं इंफॉर्मेशनल कर लेता हूँ इसको, तो वो आएंगे कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, व्हाट टू डू, इस तरह के ना। तो ये देखना, अभी ब्लू गेमिंग चेयर, अब ये मिक्स हैं असल में, वो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मिक्स होता है। तो लेट्स सी, ये देखो, ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, हाउ टू नॉट मूव अराउंड इन माई चेयर वाइल गेमिंग, सही है। अब आप इस एक कीवर्ड को सर्च कर लो। अब इस कीवर्ड को सर्च करने से गूगल आपको बताएगा कि इस कीवर्ड का क्या कोई टॉपिक है या ये अपने आप में एक टॉपिक है, सही है। कैसे पता चलेगा? यहाँ से टॉप सर्च रिजल्ट्स से, ठीक है। हाउ टू स्टॉप रोलिंग गेमिंग चेयर फ्रॉम मूविंग, दैट मीन्स ये है एक टॉपिक जो किसी ने टारगेट किया हुआ है और वो 1.3 उसके कंटेंट है और 56 कीवर्ड्स पे ये कीवर्ड रैंक कर रहा है, सही है। दैट मीन्स ये आपका टॉपिक बन रहा है, आपका कीवर्ड थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन ये आपके टॉपिक की वेरिएशन है। किस टॉपिक की? इस टॉपिक की। टॉपिक क्या है? गेमिंग चेयर की रोलिंग को कैसे रोकना है, और ये उसकी कोई वेरिएशन है। इसी तरह से मल्टीपल वेरिएशंस यहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ से जब आपको पता चलता है, तो अभी बेसिकली मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है, 50, 100, 10,000 कीवर्ड्स जैसे, यहाँ पे अगर फ़िल्टर हटाते हैं तो डाटा की लिस्ट बड़ी लंबी आ जाएगी। तो फिर आपको क्या करना होता है, या तो आप खुद से ऐसे डिसाइड करें जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये देखें कि अगर ये एक टॉपिक था तो ये 56 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, और आपका कीवर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन टॉपिक इंटेंशन सेम है। नॉट मूव अराउंड इन माई चेयर वाइल गेमिंग, स्टॉप रोलिंग गेमिंग चेयर फ्रॉम मूविंग, आगे पीछे वर्ड्स हैं, बात वही हो रही है, सही है। फिर नीचे भी वही देखें, हाउ टू स्टॉप गेमिंग चेयर फ्रॉम स्पिनिंग, 78 कीवर्ड्स पे रहेंगे। दैट मीन्स कि ये टॉपिक ये है, दिस इज द वेरिएशन, एक कीवर्ड की वेरिएशन, और इस तरह की 56 भी हैं, 78 भी हैं। दैट मीन्स आप इस पेज से टॉपिक आइडिया लेके उसके ऊपर रिसर्च करके देखेंगे कि अब इस टॉपिक पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट कैन बी द टॉपिक इज, आपका टॉपिक क्या हो सकता है? दिस कैन बी अ टॉपिक, लेट्स सर्च दिस फर्स्ट। अब इस टॉपिक को अगर हम टारगेट करें तो कौन सी साइट्स गूगल के अंदर रैंक करती हैं, उनको देख के हमें पता चलेगा इस टॉपिक को मैं चूज़ करूं या ना करूं। इसको बोलते हैं कंपैटिटर एनालिसिस। अभी लो डीआर साइट्स हमने फाइंड करनी है, सही है, लेकिन उससे पहले आपको जब टॉपिक मिलेगा तो उस टॉपिक को कैसे कंफर्म करोगे ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, कैसे? लेट मी शो यू। जिस टॉपिक को आपने सर्च किया उस टॉपिक से रिलेटेड जो साइट्स आई हैं, टाइटल में उनके जो टॉपिक आ रहा है या टाइटल के अंदर जो एग्जैक्ट ये टॉपिक बन रहा है, जिसकी इंटेंशन और इसकी इंटेंशन क्या वो मैच हो रही है। मैं कीवर्ड मैचिंग की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, इंटेंशन मैचिंग की बात कर रहा हूँ। जो मकसद इस कीवर्ड के पीछे है, क्या ये टाइटल वो फुलफिल कर रहा है। समटाइम यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन भी रैंक करती मिलेगी आपको, लेकिन उसके पीछे मकसद हमेशा एक होना चाहिए। अगर मकसद सेम है, दैट मीन्स इट्स अ टारगेटेड पेज जो इसी पर्पस के लिए बना, इसी टॉपिक के लिए बना। अब टाइटल सेम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी कितनी है, वो कितनी ताकतवर साइट है। 73 डीआर, भाई बहुत बड़ा डीआर स्कोर है। 12,000 रेफरिंग डोमेन से 1.5 लाख साइट की ट्रैफिक है। दिस इज समथिंग जो आप कभी भी बीट नहीं कर सकेंगे अनलेस यू हैव लाखों डॉलर का बजट। नंबर 2 पे आ गया रेडिट। दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट, कि आपको एक वीकनेस नज़र आ गई कि भाई साहब अगर एक ऐसी वेबसाइट, फॉरम जैसी वेबसाइट, जिसके पेज का कोई सर पैर नहीं होता, जिसके पेज में कंटेंट प्रॉपरली नहीं बना होता, बिकॉज आप फॉरम ओपन कर लें, ये फॉरम का पेज है और ये एक पेज है जो एक किसी की वेबसाइट का पेज है, तो दोनों पेजेस में फ़र्क है। आपने पेज बनाना है इस तरह का जिसके अंदर प्रॉपर कंटेंट, इमेजेस, फॉर्मेटिंग, ऑन पेज सब कुछ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये है, सिर्फ ये 5-7 आंसर्स हैं एंड दैट्स इट। अगर एक ऐसा पेज रैंक करता हुआ नज़र आ जाए, दैट शोज़ गूगल के पास कोई अच्छा
कोई सूटेबल रिजल्ट नहीं था शो करने के लिए, दैट्स वाई गूगल ने ये शो किया। और इस चीज़ को आपने ये समझना है कि यू कैन रिप्लेस दिस स्पॉट। सेकेंड थिंग इज, और अगली जो चीज़ ये है, अब एक और वेबसाइट थर्ड नंबर पे है 10DR के साथ। भाई 10DR के साथ अगर कोई साइट रैंक कर सकती है, दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। सो इस टॉपिक पे अगर आप काम करते हो, आपके पास नंबर 2 नंबर 3 स्पॉट्स की वीकनेस मौजूद है। चलो, अब ये आपको आइडिया हो गया कि भाई अगर मुझे किसी टॉपिक पे रैंक करना है तो मैं कैसे चेक करूँगा गूगल के अंदर मैं वहाँ पे रैंक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, अभी मैं प्रैक्टिकली और भी करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि 1 बाय 1 अगर इस तरह जाएंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा रिसर्च में। टाइम भी तो बचाना है ना। हाउ कैन यू डू इट फास्ट? अभी मैंने एक कीवर्ड सेमरश में से लेके सर्च किया और ये एक DR10 की साइट मिली। मैंने आपको कहा था अगर एक साइट जिसका DR कम हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके पास ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे वो काम कर रहा है और उन पे कंपटीशन कम है। सो लेट्स ट्राई दिस, मेक श्योर करते हैं क्या ऐसा ही है। इसको, इस वेबसाइट को, इसका लिंक लेके यहाँ से हम जाएंगे सेमरश के अंदर, ठीक है, और सेमरश में जाके इस वेबसाइट का हम करेंगे रिवर्स इंजीनियर एनालिसिस। उसके थ्रू हमें इसके सारे पेजेस, उन पेजेस पे आने वाली ट्रैफिक और हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। ये वेबसाइट का आपने रूट डोमेन के सेमरश में जाके रूट डोमेन का कर लेना है और यहाँ पे आ जाएं आप। यहाँ पे अगर क्विकली दिखाऊं मैं आपको, US के अंदर 13,000 ट्रैफिक ले रही है, UK में 1,000 है, इंडिया में और इसी तरह आगे ट्रैफिक है। अब टोटल ये वेबसाइट 8,000 कीवर्ड्स पे रैंक करी है ओवरऑल पूरी साइट। मल्टीपल पेजेस होंगे। आ जाइए जी, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे आएँ, यहाँ पे पेजेस पे चले जाएँ आप। सही है, आप एज ई सेमरश को यूज़ करना जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट पे टोटल 377 पेजेस हैं। सारी बात है, प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी साइट के ऊपर। ये अगर ये कलेक्शंस का पेज बना हुआ है, दैट मीन्स के प्रोडक्ट्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर। कैटेगरी का ये पेज है। अब आप ये देखो भाई कि 377 पेजेस में से हाईएस्ट ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू सेमरश, ये एस्टिमेट होता है। मेरी एक बात याद रखिएगा, ये कभी भी एग्जैक्ट ट्रैफिक नहीं होती। अब आप यहाँ पे ये नोट करो कि कलेक्शन का जो पेज है ये कैटेगरी का ई-कॉमर्स का पेज है, 2.7 की ट्रैफिक ले रही है। ये आगे सारे स्टैट्स हैं, आपको अगर समझने हो तो इनको देख लीजिएगा। उस पर कितने % कीवर्ड्स कौन से हैं। टोटल 594 कीवर्ड्स पे ये अकेला पेज रैंक कर रहा है। सही है। ये आ गया आपका एक ब्लॉग। ब्लॉग्स अक्सर वेबसाइट्स, चाहे वो ई-कॉमर्स की हो, सर्विसेज की हो या किसी भी तरह की हो, वो ब्लॉग्स लिखते हैं अपनी सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ब्लॉग्स के थ्रू आप रेलेवेंट या एटलीस्ट ऐसी ऑडियंस जो आपकी प्रोडक्ट से मेल खाती है उसको अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि रैंक करेंगे तो वो आएंगे और आपके पेज पे जब वो आ जाएंगे फिर उसके बाद आप उनको बता देंगे कि भाई अगर इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो हम वो भी देते हैं, तो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस तरह करके ये एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट। सही है, इस तरह करके। तो खैर ये चीज़ें थोड़ी सी साइड पे अभी आप सिर्फ ये देखो, ये एक इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग आर्टिकल है और इस आर्टिकल के ऊपर इनका पेज रैंक कर रहा है, 1.5 के ट्रैफिक ले रहा है। फिर आगे इनका कलेक्शन का पेज है, कैटेगरी का, ये भी कैटेगरी का पेज है। और ये एक और ब्लॉग है, फिर ब्लॉग है, फिर ब्लॉग है, उन पे ट्रैफिक भी देखें। सही है। अब आप आ जाओ इधर, ये पहला ब्लॉग जो मैंने ओपन किया, अभी तो हमने ये प्रूव भी करना है ना, ये 10DR की साइट जो है 6.2 के ट्रैफिक ले रही है, तो क्या वाकई में सर आपने जो बोला कि लो DR और थोड़ी सी अच्छी ट्रैफिक वाली जो साइट है उसके ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, मिलती है, ताकि फिर हम साइट से वो फाइंड करते हैं ताकि एक साइट के अंदर आपको एक टॉपिक की बजाय मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएं, 50-70। जैसे ये देखें ना, एक है ये, एक है ये वाला, फिर ये है, फिर ये है, तो ये कितने हैं। सही है। तो सारी की सारी मेहनत तो बंदे ने की भी ना ऑलरेडी, इसने आपको सिर्फ इसका लो DR वाइज इसको फाइंड करना था, मिल गया। आप सारे कीवर्ड्स कॉपी कर लें। लेट्स फर्स्ट मेक श्योर कि भाई ये जो बंदा है, ये जो पेज है, क्या ये हमारे इस पॉइंट को वैलिडेट कर रहा है, क्या ये प्रूव कर रहा है कि लो DR हाई ट्रैफिक की साइट वाकई में फ़ायदेमंद होती है। सो ये जो पेज था इसका हम टोटल कीवर्ड्स देखते हैं, 551 कीवर्ड्स के ऊपर ये अकेला पेज है। सही है। इसके कीवर्ड्स को लोड करते हैं। ओके जी, अब हमने पोजीशन वाइज देखना है। सबसे पहले पोजीशन वाइज मैं सॉर्ट करता हूँ कि नंबर 1 पोजीशंस पे कौन से कीवर्ड्स हैं, ताकि उनको देखा जाए कि इसका मेन टॉपिक बन क्या रहा है पेज का। सही है।
तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको इग्नोर करें। अभी नंबर 1 पोजीशन का हमने देखना है, ये नंबर 1 पोजीशन है। पापासान वेट लिमिट नंबर 1, मैमसन वर्सेस पेपासन चेयर। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पेपासन एंड मैमसन चेयर, दैट मीन्स ये टॉपिक है, मैमसन वर्सेस पेपासन चेयर, ये टॉपिक है, सही है ये वाला। अब ये सारे कीवर्ड्स देखें ना, ये एक ही तरह के, एक ही जैसे लग रहे हैं, हल्का हल्का सा डिफरेंस है, ये वेरिएशंस हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली इन पे जब आप कंटेंट बनाओगे अपना अच्छा वाला, तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएशंस पे रैंक करेगा। सो ये टॉपिक बन रहा है, सही है, ये टॉपिक है। अब क्या इस टॉपिक के ऊपर अगर ये बंदा रैंक करके बैठा है, क्या हम रैंक कर सकेंगे? वी नीड टू फिगर दैट आउट। इसको सर्च करते हैं जी गूगल में टॉपिक को। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कंपैटिटर एनालिसिस क्विकली बताया था कि कैसे आप किसी वेबसाइट का कंपैटिटर एनालिसिस चेक करके देख सकते हैं कि उस पर आप रैंक कर सकते हो कि नहीं। अभी आपको ये सर्च वॉल्यूम 0 नज़र आ रहा होगा, आपको कि लो सर जी ये क्या बात हुई, 0 सर्च वॉल्यूम। भाई सिमेंटिक एसईओ का क्या मतलब है? वेरिएशंस रैंक करेंगी, वेरिएशंस से ट्रैफिक आएगी। तो अगर एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 0 तो क्या हो गया, वेरिएशंस ने तो कर रहे हैं ना रैंक। ये भी तो देखो ना, ये भी अभी दिखाया ना मैंने आपको, ये क्या है, ये वेरिएशन नहीं है, 90 सर्चेज है, ये वेरिएशन है, 90 सर्चेज है, ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है। हर वेरिएशन, कीवर्ड वेरिएशन अपने अपने सर्च वॉल्यूम के साथ एग्जिस्ट कर रही है। ये लोग सर्च करते हैं भाई, ये लोग सर्च करते हैं अपने तरह से। किस चीज़ को? इस टॉपिक को, डिफरेंस बिटवीन पेपासन एंड मैमसन चेयर। ओके, क्या आप, अच्छा कीवर्ड ये था पापासान वर्सेस मैमसन चेयर, ये था। क्या आप इस कीवर्ड के लिए रैंक कर सकते हैं 100 सर्चेज इस वेरिएशन की, जो टॉपिक भी अपने आप में और एक वेरिएशन है कीवर्ड की, और जारी बात है इसकी 50 और 500 और वेरिएशंस बन रही हैं जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उनको यूज़ कैसे करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले इसको सर्च करके आपने देख लिया नंबर 1 पे कौन रैंक कर रहा है। 10 DR, दैट्स अ वीक सिग्नल। 10 DR की साइट को बीट किया जा सकता है यार, आपकी एक फ्रेश वेबसाइट इजीली बीट कर सकती है। पहला स्पॉट आपको ये शो करता है कि साइट बहुत वीक है, सही है। सपोज कर लें आप जंग में जा रहे हैं, और जंग में जा रहे हैं आप अपनी तरफ से तो रेडी हैं जितना आप कर सकते थे, आगे गए, आगे आपका कंपेटिटर उतना ही रेडी है जितने आप रेडी हो, तो आपको क्या फील होगा कि यार इसको तो मैं हरा सकता हूँ। लेकिन ऐसा तो ना हो कि आप इधर से रेडी होके जाएं आगे, मतलब आप अपनी तरफ से घर से कराटे सीख के जाएं और अगला बंदा आगे से जो है वो AK-47 लेके खड़ा हो, तो फिर क्या करोगे? समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या है? दैट मीन्स दिस इज अ वीक कंपेटिटर, दिस कैन बी आउट रैंक्ड। नंबर 2 पे फॉरम आ गया। अब फॉरम का भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फॉरम तो अपने आप में भी पेज भी नहीं होता प्रॉपर। एक क्वेश्चन था जिसको गूगल ने रेलेवेंट समझा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर टॉपिक डिस्कस हो रहा है जो हमारा है, तो गूगल को अपनी तरफ से रेलेवेंट आंसर देना होता है। रेलेवेंसी कम्स फर्स्ट, फिर अथॉरिटी और फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये रेलेवेंट लगा तो गूगल ने शो किया। अब ये पेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, दैट्स वाई गूगल हम इसको इजीली बीट। अब ये देखो 3rd नंबर पे 7 DR खड़ी है, 45 रेफरिंग डोमेन से 6.5 ट्रैफिक है, इसको भी बीट किया जा सकता है। और मज़े की चीज़, आप इसको भी अपने पास नोट कर लो, इस वेबसाइट से आपको और कीवर्ड आइडियाज़ मिलेंगे। अब अगर इस तरह के मैंने 2 कीवर्ड सर्च किए और हमें लो DR की 2 साइट्स मिल गई हैं, जस्ट इमेजिन अगर आप इस तरह के 10 कीवर्ड्स सर्च कर लो जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया, आपके पास तो साइट्स की लंबी लिस्ट लग जाएगी और उनके अंदर आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि जी अभी मैंने प्रूफ किया है लो DR और हाई ट्रैफिक वाली साइट्स में आपको टॉपिक्स मिलते हैं। ये मिला है ना, ये भी मैंने दिखाया भाई, अभी मैंने आपको दिखा दिया ना। दैट शोज कि भाई साहब जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, टॉप 3 स्पॉट्स में वीकनेस है, यू कैन टारगेट दिस कीवर्ड एंड आप इजीली रैंक कर जाएंगे इसके ऊपर। अब कंटेंट अच्छा होगा तो सही हो गया। सो अब क्विकली इस चीज़ को मैं वाइंड अप करके आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आपने अभी सिर्फ आपने इस चीज़ को समझा कि टॉपिक और कीवर्ड में फ़र्क क्या होता है, कीवर्ड को कैसे टारगेट करना है, पेज को कैसे टारगेट करना है, कंपेटिटर्स कैसे निकालने हैं, कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करना है, और उसके बाद जो आपका पेज होगा वो किन किन वेरिएशंस पे रैंक करेगा। अब कंटेंट लिखने की जब बारी आएगी तब आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कैसे करना है, सही है। सो अब सिमेंटिक एसईओ का कॉन्सेप्ट इस तरह से जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके पास एक जब कीवर्ड रिसर्च करते हुए लंबी सारी कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाती है, उनको आपको जैसे ये देखें, अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स अगर आपकी कीवर्ड्स की लिस्ट में आ जाते लेकिन अभी आपने उनको कैटेगराइज ना किया था, अभी तो ये कैटेगराइज है ना इस यूआरएल की वजह से,
लेकिन आपके पास जब कीवर्ड्स की लंबी लंबी लिस्ट निकलेंगी तो आपको कैटेगराइजेशन कौन करके देगा? मल्टीपल टूल्स हैं उसके भी, सही है, फ्री और पेड। Href भी यूज़ कर सकते हैं। Href ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला यूज़ होगा, या फिर आप एक टूल है कीवर्ड इनसाइट्स, ठीक है, कीवर्ड इनसाइट आयो, आप इस टूल को यूज़ करें। $1 में आप इसका ट्रायल ले लीजिएगा, और मेरे ख्याल में कोई 10,000 कीवर्ड्स या 1,000 कीवर्ड्स आपको वो अलाउ करता है कि आप उनका ग्रुपिंग कर लें। तो ग्रुपिंग क्या होगी? ग्रुपिंग ये होगी कि अगर आपके पास पापा सैन वर्सेस मामा सैन कीवर्ड्स रिलेटेड 200-300 कीवर्ड्स निकल आए हैं, तो आप खप जाओगे यार उनको ग्रुप करते करते। व्हाट विल हेल्प यू इज, आपको कीवर्ड इनसाइट जैसा टूल हेल्प करेगा इन सारी वेरिएशंस को एक जगह ग्रुप करके आपको ये बताने में कि भाई साहब ये सारे एक टॉपिक से बिलोंग करते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इन पे अलग अलग आर्टिकल्स लिखने की, अपना टाइम वेस्ट करने की कि कैसे मर्ज करूं कैसे मर्ज करूं। ये टूल $1 में आपकी सारी की सारी रिसर्च को इकट्ठा करके आपके सामने रख देगा कि भाई ये लो। आपका काम सिर्फ ये होगा उन वेरिएशंस के जो ग्रुप बनेंगे उसमें से मेन टॉपिक का कीवर्ड लेना, जैसे इसका निकलेगा पापा सान वर्सेस मामा सान, और उसके ऊपर कंटेंट बना देना। समझ आ गई? तो ये चीज़ें खैर और भी इससे भी डीप और एडवांस लेवल के ऊपर मैं अपने वो जो फ्री एसईओ कोर्स मेरा शुरू होने जा रहा है उसके अंदर प्रैक्टिकली करके सिखाऊंगा, और आप लोगों से भी करवाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो सके। तो बहुत एडवांस लेवल पे वहाँ पे तो चीज़ें होनी हैं, ये तो कुछ भी नहीं अभी जो मैं बता रहा हूँ। खैर, दिस इज़ हाउ यू ऑप्टिमाइज सेमेंटिकली, ठीक है। आप सेमेंटिक रिसर्च करते हैं, अब आपको सेमेंटिक कंटेंट राइटिंग के ऊपर बात करनी है, सही है। तो अभी उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से आपने सेमेंटिक कंटेंट लिखना है। अब आपने रिसर्च कर लिया, मैंने एक एग्जांपल कीवर्ड लिया हुआ है, इस कीवर्ड को यूज़ करके हम ऐसा कंटेंट लिखेंगे जो एक्चुअल में एक यूज़र को हेल्प करेगा, प्लस जो एक्चुअल में गूगल आपसे चाहता है कि आप वो कंटेंट प्रोवाइड करें। तो ये कीवर्ड मैंने सर्च किया है, माई मैकबुक ओवर हीटिंग, सही है। सो अभी जो मैंने आपको रिसर्च बताई थी उस रिसर्च के मुताबिक अब आप इसको एज अ टॉपिक लेके चलें। तो इस टॉपिक को अगर मैंने गूगल में सर्च किया हुआ है, सो यू कैन लुक एट द वेरिएशंस कि ये एक टॉपिक, चाहे ये फॉरम का पेज है, लेकिन ये जो पेज है ये 110 कीवर्ड वेरिएशंस के ऊपर रैंक कर रहा है, यानी कि दिस इज़ अ टॉपिक जो 110 वेरिएशंस के ऊपर रैंक कर रहा है। या तो ये अपने आप में एक वेरिएशन है इस टॉपिक की, इस पेज के अंदर टॉपिक होगा, या फिर यही टॉपिक है, ये इसकी वेरिएशन है। हम यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, हम इसको सैमरश में ओपन करके, तो हम उसमें से भी जाके ये फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या ये जो हमने कीवर्ड लिया हुआ है इज़ इट अ वेरिएशन या फिर ये अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आपको करना बेसिकली क्या है, आपको लिखना है कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड हो। दैट मीन्स आपके कंटेंट के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड बात इस तरह से होनी चाहिए कि गूगल ये समझ सके कि आप माय मैकबुक ओवर हीटिंग के ऊपर जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक एक्सपर्ट रिटन कंटेंट है, ठीक है। अब वो कैसे शो होगा, तो थोड़ा ज़रा अपने आप से पूछ के देखें कि आप अगर एक मैकबुक वाले की शॉप पे जाएं और उसको बोलें भाई मेरा मैकबुक ओवर हीट हो रहा है, उसके आंसर में क्या फ़र्क होगा, और एक गली में आपके मौजूद कोई आपका दोस्त है, ऐसे ही उसको आप पूछें यार मेरा मैकबुक ओवर हीट कर रहा है, जिसने आज तक चाहे मैकबुक को टच भी ना किया हो या मे बी 1-2 दफ़ा बस यूज़ किया हो, आप उससे सिर्फ आइडिया लें तो आपका उसके आंसर में डिफरेंस दिखेगा। तो एक एक्सपर्ट बंदे के आंसर में और एक नॉर्मल बंदे के आंसर में ज़ाहिर बात है ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, सही है, समझ रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर लें एक लाइक प्रोफेशनल डॉक्टर के एडवाइस से और एक गली में बैठे हुए किसी नॉर्मल डॉक्टर की एडवाइस से, दोनों में फ़र्क होगा, सही है। आप गली में बैठे हुए डॉक्टर के पास अगर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने जाते हैं तो वो एक तरह का जो सलूशन देगा, एक एक्सपर्ट रिटन जो उस टॉपिक पे एक्सपर्ट डॉक्टर होता है उसके पास जब जाएंगे तो वो डिफरेंट सलूशन देगा, वो अप टू डेटेड एक्सपर्ट एडवाइस और सारा कुछ देगा। ये तो खैर कॉमन सेंस पे आपको भी पता ही है। अब जब आप मैकबुक ओवर हीटिंग के टॉपिक के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड करने लगेंगे, गूगल इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप ऐसा कंटेंट दें जो कंटेंट एक्सपर्ट रिटन हो। अब ये होता क्या है एक्सपर्ट रिटन कंटेंट? इसके अंदर सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आप माय मैकबुक ओवर हीटिंग से रिलेटेड ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर दें जिस कंटेंट के अंदर आपने बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट
प्रॉब्लम्स, बेस्ट पेन पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। सही है, बस इतना सा काम है। अब वो बेसिकली अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होता है जाके वर्ड्स के ऊपर, कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इन टर्म्स से बिलोंग करते हैं। मैकबुक अगर मैकबुक की बात करनी है आर्टिकल में, तो मैकबुक से रिलेटेड एप्पल की बात होगी, मैकबुक से रिलेटेड सिलिकॉन चिप की बात होगी। फिर इसी तरह ओवर हीटिंग की बात करनी है तो ओवर हीटिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओवर हीटिंग में टेम्परेचर आ जाएगा, हीट आ जाएगी, यूजेज आ जाएगा, बैटरी आ जाएगी, इस तरह की चीज़ें। समझ रहे हैं? जब एक बंदा इस तरह की निटी-ग्रिटीज़ के बारे में बात करेगा, ज़ाहिर बात है गूगल को यही लगेगा कि येस ही इज़ एन एक्सपर्ट, सो हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू हायर एन एक्सपर्ट फॉर दिस थिंग। तो कैसे हो सकता है? व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको एंटिटीज़ कलेक्ट करनी है फॉर योर टॉपिक। सो आप उन एंटिटीज़ के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टूल लाइव भी दिखाता हूँ। एक टूल है सर्फर एसईओ, ठीक है, ज़ाहिर बात एक्सपेंसिव टूल है। फिर उसके बाद एक टूल है आई थिंक उसका नाम फ्रेज़ है, ठीक है। मल्टीपल टूल्स हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है, आप उनको टॉपिक देंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड वो टर्म्स जो आपके कंटेंट में अगर हों तो गूगल आपको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगा। ये नज़र आ रही है आपको, ये जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, ये ऑरेंज में और ग्रीन में साथ में नंबर्स लिखे हुए, कितनी दफ़ा कौन सी टर्म यूज़ होनी चाहिए। जब ये टर्म्स हमारे कंटेंट के अंदर आ जाएंगी तो हमारा कंटेंट जो होगा, गूगल अपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हमारे कंटेंट को ऐसे समझेगा जैसे ये कंटेंट नेचुरली किसी एक्सपर्ट ने लिखा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम ऐसा शो करवा सकते हैं। तो इसी चीज़ को करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हज़ारों डॉलर्स कंटेंट पे खर्च करती हैं, हम उसको किस तरह से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। अगर तो आप अफोर्ड कर सकें ये टूल्स तो वेल एंड गुड है। सही है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक टूल है रैंकेबिलिटी, मैंने इसका जस्ट एक ट्रायल लिया आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप, मैं कंटेंट ऑप्टिमाइज़र में चला गया। कंटेंट ऑप्टिमाइज़र में यहाँ पे मैंने उसे कीवर्ड दिया, मेरा ये कीवर्ड है। फिर उसको बताया इस कंट्री में रैंक करना चाहता हूँ और लैंग्वेज कौन सी है जिसमें मैं बनाना चाहता हूँ, और फिर रन ऑप्टिमाइज़र। सही है, आप इस टूल के ऊपर जब जाएंगे तो फ्री ट्रायल साइन अप कर लीजिएगा। कार्ड डिटेल्स मांगेगा जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज़, लेकिन आप ट्रायल ख़त्म होने से पहले पहले उसका वो कर लीजिएगा, कैंसिल कर लीजिएगा। सही है, तो आपकी कटिंग नहीं होगी। फिर अगर आपको एक कीवर्ड पे कंटेंट लिखना है, आप इस तरह से वन कीवर्ड, अगर आपको मल्टीपल कीवर्ड्स पे कंटेंट लिखना है, आप यहाँ पे चले जाएंगे। अगर आपको किसी यूआरएल से कंटेंट इंपोर्ट करना है, आप यहाँ पे चले जाएंगे। सो डिफरेंट चीज़ें उनको ट्राई कर सकते हैं। सो मेन हमारा जो गोल है यहाँ पे वो ये है कि अपने कंटेंट के लिए ऐसा डाटा चाहिए, जो अपने कीवर्ड के लिए ऐसा डाटा चाहिए, या अपने टॉपिक के लिए वो डाटा जो कंटेंट में हो, तो गूगल उस कंटेंट को एक अच्छा और तगड़ा कंटेंट एक्सेप्ट कर लेगा। सो आपने अपना कीवर्ड दिया और उस कीवर्ड को ये कुछ सेकंड्स लेगा। ये अभी मैंने जनरेट किया आपके थोड़ी देर पहले ही और बना के रखा हुआ ताकि मैं उसको दिखा सकूं फ़ौरन, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है ये। सो यहाँ पे आप अगर देखो, उसने 100 कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली। अब ये वो कीवर्ड्स नहीं हैं जो एक टॉपिक की वेरिएशंस वाले कीवर्ड होते हैं। ये अगर माई मैकबुक ओवर हीटिंग है तो 110 वेरिएशंस ये वो वाली होती हैं जहाँ पे आपको अक्सर दिखता है माई मैकबुक ओवर हीटिंग राइट नाउ, माई मैकबुक ओवर हीटिंग दिस, माई मैकबुक ओवर हीटिंग दैट। समझ रहे हैं? लेकिन वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपके कंटेंट में मौजूद नहीं होते। ये मैंने दिखा दिया था ना आपको। अब वो कैसे होता है पॉसिबल? वो वन वर्ड अगर यूज़ किया हो तो ऑटोमेटिकली गूगल उसको कीवर्ड बना देता है। ये वो वन वर्ड्स हैं। मैक ओएस, योर मैक, सॉफ्टवेयर अपडेट, कंप्रेस्ड एयर, मैकबुक एयर, पावर बटन, सिस्टम प्रेफरेंसेस, ये सारे वो टर्म्स हैं जिन टर्म्स को साथ में बताया गया है कि आपके कंटेंट में 1 से 2 दफ़ा ये यूज़ हों, 1 से 3 दफ़ा ये यूज़ हो, तो आपका जो कंटेंट होगा वो आपके इस टॉपिक के लिए, किस टॉपिक के लिए, माई मैकबुक इज़ ओवर हीटिंग, इस टॉपिक के लिए सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट हो जाएगा। सही है। अब इस तरफ यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो अब बारी आ जाती है राइटिंग की कि राइट कैसे करना है। सही है। तो राइट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आउटलाइन होना ज़रूरी है जिसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट को कैटेगराइज करके लिखना है। मतलब एक आउटलाइन होगी जो आपको बताएगी कि पहले इस चीज़ की बात होगी, फिर इस चीज़ की, फिर इस चीज़ की। वो कैसे बनती है, उसके 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी को बोलें यहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल माई मैकबुक इज़ ओवर हीटिंग, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब
दिस इज माई टॉपिक, प्लीज generate an outline for me that I can use to write an article. Just provide me outline for now. मतलब अभी के लिए मुझे सिर्फ आउटलाइन दे दो, बाकी मैं बाद में देख लेता हूँ. पहले देखते हैं कि ये किस तरह की आउटलाइन हमें देता है. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ओवर हीटिंग इशूज़ इन मैकबुक्स. इंट्रोडक्शन के अंदर हम इस चीज़ की बात करेंगे. फिर कह रहा है कॉमन साइंस ऑफ एन ओवर हीटिंग मैकबुक. क्या क्या साइंस हो सकते हैं आपकी मैकबुक के ओवर हीट होने के. और जारी बात है दिस इज़ समथिंग जो लॉजिकल लग रही है कि हाँ यही है, होना चाहिए. क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि आपकी मैकबुक ओवर हीट हो रही है. मे बी आपने ख्याल नहीं रखा, मे बी कुछ. फिर आप कैसे अपनी मैकबुक को कूल डाउन कर सकते हैं और कैसे मेक श्योर कर सकते हैं वो दोबारा ओवर हीट ना हो. और फिर अगर आप अपना काम ना कर सके, यानी कि उसको फिक्स ना कर सके ओवर हीटिंग को, तो कैसे आप प्रोफेशनल हेल्प लेके उसको भी ठीक करवा सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ गुड. एक तरीका तो ये है, सही है. बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं इससे तो पता नहीं चलेगा. एंड येस यू आर राइट. व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़, सबसे पहले आप जाएं गूगल पे जाके देखें कि क्या इस टॉपिक के ऊपर कोई डेडिकेटेड आर्टिकल बना हुआ है पहले से. अगर तो बना हुआ है, वेल एंड गुड. जस्ट लुक एट दैट आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू स्टॉप मैक फ्रॉम ओवर हीटिंग. तो ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ है. मैकबुक ओवर हीटिंग हो रहा है तो कैसे रोके, जारी बात है. कोई इसीलिए ही सर्च कर रहा होगा ना, माई मैकबुक ओवर हीटिंग. इसलिए तो नहीं कर रहा होगा कि माई मैकबुक इज़ ओवर हीटिंग और मैं उस पर हाथ सेक रहा हूँ. नहीं, समझे. आज इस पेज के कंटेंट में, और सबसे पहले वाई डज़ माई मैकबुक गेट सो हॉट. सो सबसे पहले मैकबुक क्यों हॉट होती है. यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर मैकबुक ओवर हीटिंग की क्या रीजंस हो सकती हैं, इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, सही ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया. तो दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग. यहाँ पे उन चीज़ों की ज़रा डिटेल में बात हो रही है. अच्छा, नीचे आ जाएं. कैसे स्टॉप कर सकते हैं मैकबुक को ओवर हीटिंग से. सो दैट मीन्स कि अब आपके पास एक हेडिंग बन गई. ये इसको कर लें Ctrl+C और अपने पास एक डॉक्यूमेंट में नोट कर लें. फॉर एग्जांपल Ctrl+C करके आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल इधर बनाते जाते हैं हम, ठीक है. और उसके बाद आपके पास अगला है ये वाला, Ctrl+C करके, और ये उसको दे दें ओवर जो क्या नाम है, हेडिंग, अगली हेडिंग. अच्छा जी, उसके बाद ये 3-4 प्रोसेसेस बताए गए हैं कि कैसे आप अपनी मैकबुक के ओवर हीटिंग को रोक सकते हैं, और उनको हेडिंग्स में एक्सप्लेन किया गया, सही है. फिर उसके बाद अच्छा ये 8 हैं. तो नो और मैक्स विद अ रिमूवेबल बैटरी, मैक्स विद ए नॉन रिमूवेबल बैटरी. 10वां स्टेप ये है. तो मतलब ये है कि वो पूरे आर्टिकल में वो 10 स्टेप्स बताए गए हैं जिनको आपको यूज़ करना है अपने मैकबुक को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए. एंड दैट्स इट. सही. दिस इज़ अ गुड आउटलाइन. प्लस आपको यहाँ से हिंट ये मिल रहा है, भाई ये ऑलरेडी रैंक कर रहा है, नंबर 1 पे रैंकिंग है. दैट मीन्स के आपका जो पेज होगा वो अगर इस टॉपिक पे एग्जैक्टली इन हेडिंग्स को यूज़ करता है, ये इससे मिलते जुलते हेडिंग्स को यूज़ करता है, तो आप इस पेज के इंटेंट को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं. अब देखें, मैकबुक ओवर हीटिंग वाला कीवर्ड किस इंटेंट का कीवर्ड है. इन्फॉर्मेशनल इंटेंट. मतलब इस कीवर्ड को सर्च करके आने वाले बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, रादर देन आप ऐसा पेज बना दें जिसके ऊपर आप साथ में मैकबुक बेचना शुरू कर दें. भाई मैकबुक ले लो, ओवर हीटिंग को छोड़ो. समझे. तो इंटेंशन की समझ आना ज़रूरी है कि कीवर्ड के पीछे इंटेंशन क्या है. इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है, दैट मीन्स वो बंदा सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है. इन्फॉर्मेशन दें और काम की इन्फॉर्मेशन दें, सही है. सो यहाँ से ये 2 आप हेडिंग्स लें. अब आप इसको एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं. आप एक कंपैटिटर से अपनी हेडिंग्स लेके उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल Ctrl+C. ये 4 क्वेश्चंस हैं, मैं ये भी ले लेता हूँ, ये भी दे दिए. उसके बाद आप आओ नीचे. ये तो फॉरम्स है ना, फॉरम्स में कंटेंट प्रॉपर नहीं होगा. व्हाट टू डू व्हेन योर मैकबुक इज़ ओवर हीटिंग. ठीक है, एक ये पेज है. अब इसको भी ज़रा देख लेते हैं, ये किस एलिमेंट्स या किस एंगल से इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा है, सही है. तो सब कंपैटिटर्स के ऊपर नज़र लगा लेना एक अच्छी चीज़ होती है. वाई इज़ माई मैकबुक ओवर हीटिंग, वही चीज़ जो पहले कंपैटिटर की थी. हाउ डू आई नो दैट माई मैकबुक इज़ ओवर हीटिंग, हाउ टू स्टॉप योर मैकबुक फ्रॉम ओवर हीटिंग, और ये उसके मेथड्स हैं. हाउ टू प्रिवेंट, तो ये वही एग्जैक्टली आ गई जो ChatGPT ने दी थी
प्रिवेंट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, रीजंस क्या हैं, तो आई थिंक कि चैट जीपीटी वाली आउटलाइन बुरी नहीं है, यू कैन यूज़ दैट आउटलाइन। ठीक है, अब इस आउटलाइन को या ये जो आपकी अपनी है आपने जो बनाई, अगर चैट जीपीटी वाली से कंफर्म नहीं हो रहा था आपको, आप अपनी यूज़ कर सकते थे बाय बेस्ड ऑन जो लोग रैंक कर रहे थे उनके ऊपर बेस करते हुए। सो अब आई वुड रिकमेंड कि मुझे इस वाली आउटलाइन को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्स में लेके जा रहे हैं। सो अब मैं उसको कहूँगा क्या, मैं ये कहूँगा कि भाई साहब ऐसा करो, अब ये प्रॉम्प्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस प्रॉम्प्ट को बेसिकली हम यूज़ करेंगे इस आउटलाइन के लिए। ये जो आउटलाइन यहाँ पे निकली है, इस आउटलाइन के अंदर हमने यूज़ करना है ये डाटा, ये वाला डाटा, सही है। तो इस डाटा को बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके इसके अंदर जो डाटा है उन कीवर्ड्स को लेके उन कीवर्ड्स के की लिस्ट को आपने चैट जीपीटी को देके बोलना है कि भाई साहब मेरे पास ये जो कीवर्ड्स की लिस्ट है, इस कीवर्ड की लिस्ट को या इस डाटा की लिस्ट को यूज़ करते हुए इस आउटलाइन के ऊपर कंटेंट बनाओ, और मेरा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से हो और ये यूनिक होना चाहिए, ऐसा ना लगे ये एआई रिटन है, और इस तरह के सारे एलिमेंट्स वो हम इस प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करेंगे। सो मैं अभी आपके सामने प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पहले सबसे पहले क्या कहता हूँ कि चैट जीपीटी को मैं आप जो फाइल है वो फाइल आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, सही है। तो हम वो फाइल दे के इसको बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो कीवर्ड्स की फ़ाइल मैंने आपको दी है, आई हैव गिवन यू द फाइल कीवर्ड्स फाइल फॉर द टॉपिक ऑफ माई मैकबुक ओवर हीटिंग following the above outline that you generated, can you please start writing an article using the data। अच्छा, सिर्फ डेटा यूज़ नहीं करना, उस डेटा को साथ में हमने ये भी दिया है कि वो कितनी दफ़ा रेपिटिशन होगा, कितनी दफ़ा वो डाटा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उन वर्ड्स की। ये जो वर्ड्स हैं मैक ओएस, ये 1 से 6 दफ़ा यूज़ होना है, सही है। तो यहाँ पे अगर आप शीट में आओ तो यहाँ पे आके ये देखो, एवरेज मिनिमम यूज़, एवरेज मैक्सिमम यूज़, करंट यूजेज 0 है, मैक्सिमम यूजेज कितना हो सकता है, सही है। तो हमने उसको ये कहना है कि भाई साहब आपने आर्टिकल यूजिंग द डेटा एंड कीप इन माइंड द मैक्सिमम यूजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कीवर्ड इन द फाइल। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजेज का ख्याल रखते हुए उन वर्ड्स को यूज़ करो, लेकिन मैक्सिमम नंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीप इन माइंड द मैक्सिमम यूजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कीवर्ड इन द फाइल एंड यूज एंड ट्राई टू यूज एवरी सिंगल कीवर्ड गिवन इन द फाइल and make sure that no keyword is used more than the maximum usage limit defined in the sheet। ठीक है, तो शीट के अंदर हर वर्ड की जो मैक्सिमम लिमिट दे दी गई है उससे ज़्यादा यूज़ मत करना। तो अब हमने उसको बांध दिया अपने उस एक लिमिट के अंदर कि भाई इसके अंदर रहते रहते कंटेंट बनना चाहिए, बाहर नहीं जा सकते आप। अच्छा, अब नाउ when writing content using the outline that you generated above, make sure the content is from third person perspective, write in friendly tone and make it लाइक जिसमें हम थोड़ा सा ये कह दें उसको कि एआई जनरेटेड ना लगे। मेक इट साउंड ह्यूमन रिटन कंटेंट, और उसके बाद हमने इसको ये बोलना है कि हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ करोगे आप, अगर कोई वर्ड्स मिस हो जाएं, इन केस यू हैव मिस्ड सम वर्ड्स फ्रॉम द फाइल, यू कैन
list down those words separately so that we can handle or use those keywords according to our own will. सही है. Please follow every single instruction I have given in this prompt, and I want you to do not copy content from any website while generating content for me. अच्छा जी, अब इस प्रॉम्प्ट को बेसिकली हमने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि ये हमने ऊपर आउटलाइन जनरेट करवाई थी. अगर आप इस आउटलाइन को ना भी यूज़ करते तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप अपनी आउटलाइन दे के भी इसको ये कह सकते थे मेरी इस आउटलाइन को यूज़ करो, और साथ में ये कीवर्ड की फ़ाइल है, इस कीवर्ड की फ़ाइल को यूज़ करते हुए मुझे ये कंटेंट जनरेट करके दे दो. अब बेसिकली होगा ये कि वो हमारी इस दी हुई जो प्रॉम्प्ट है उसकी लिमिट में रहते हुए इस आउटलाइन पे कंटेंट जनरेट करेगा. सही है. साथ में मैं उसको ये बोल देता हूँ कि भाई साहब मेक श्योर टू प्रॉपरली ऑप्टिमाइज द कंटेंट विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बस ठीक है, इतना ठीक है. हेडिंग्स और सब हेडिंग्स प्रॉपरली आ जाए हमारे पास, और हम उसको चाहें तो वर्ड काउंट की लिमिट दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. ये चैट जीपीटी जो है ना, ये 1000 वर्ड्स से आगे का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा. सही है. तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ. प्लीज़ राइट कंटेंट बिटवीन 1000 to 1500 words. If you couldn't write for particular headings, subheadings, do let me know about them in the end. Got it? तो ये भाई साहब प्रॉम्प्ट है आपका. मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इसी वीडियो यूट्यूब वीडियो के बॉटम में आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, या मेरी टीम अगर देखती होगी तो वो इसको कॉपी करके वीडियो के अंदर शेयर कर दें नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर, ताकि जो भी अगर बंदा इसको यूज़ करे. बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइक नहीं सारा कुछ टाइप कर सकते या कहीं को मिस ना हो जाए उनसे कोई चीज़, तो वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस कंटेंट. लेट्स सी क्या बनता है. ठीक है जी. ओके जी. अब ये कंटेंट जनरेशन का प्रोसेस तो हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगी ऑन पेज. ठीक है. ऑन पेज के लिए भी आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मुझे इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करके दो जिसके अंदर मेरा कीवर्ड इतनी दफ़ा यूज़ हो, हेडिंग्स में इन जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे आप चाहते हैं, और मैनुअली भी अगर करना चाहें हम तो वो भी हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंटेंट को एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या ये कंटेंट हमारा वैसे बनता है. The article has been drafted the following the outlined or optimized for keywords based on instructions. Please review the content. If any keywords have been missed or additional adjustments are needed, let me know and I will handle it accordingly. Okay जी. सबसे पहले तो आते हैं content पे. My MacBook is overheating is a common concern voiced by users worldwide. Overheating not only impacts performance but can also shorten the lifespan of your device. Addressing the issue promptly ensures smoother operations and protects your investments. This guide explores the causes of overheating. It is good. ठीक है. लेकिन अगर आप देखो तो भाई साहब कंटेंट की ना लेंथ का मज़ा नहीं है. समझ आ गई ना. चैट जीपीटी का ये प्रॉब्लम है असल में. तो ये लेंथ मेरे ख्याल में कुछ 700 वर्ड तक लग रही है मुझे. अब मैं इस कंटेंट को करता हूँ कॉपी, और हम चलते हैं वर्ड काउंटर पे, और यहाँ से जाके देख लेते हैं भाई साहब ये कंटेंट मुझे 700 से 800 वर्ड्स लग रहे हैं, और ये 600 वर्ड्स हैं, 550 वर्ड्स. तो भाई ये कंटेंट इनफ नहीं है. हमें इसको क्या करना, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको. बेसिकली आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको. आपने इसको बेसिकली कहना ये है कि भाई साहब आपको ये जो आउटलाइन मैंने दी, इस आउटलाइन में से मैं आपको इतना सा पार्ट दे रहा हूँ, इतना सा, फॉर एग्जांपल इतना पार्ट. ठीक है. इतना पार्ट दे के साथ में फाइल दे के, जैसे मैं अभी करके दिखा देता हूँ. बहुत सारे लोग कहेंगे सर करके दिखा दें प्लीज़, तो लेट मी डू दिस. कंट्रोल C. अभी मैंने 3 जो है ना इंट्रोडक्शन,
और ये तीन तीन पार्ट्स लिए हैं इस पूरे आउटलाइन के, 7 टोटल हैं, सही है। ये लिया, साथ में देना है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट क्या था हमारा, ये प्रॉम्प्ट है, Ctrl+C कर लें, फाइल अपलोड कर लें यहाँ से, और उसके बाद आप इसको ओपन करके ऊपर ये आपका आउटलाइन है, और आउटलाइन के नीचे आके आपने स्पेस दे के प्रॉम्प्ट ऐड करना है। अब इसके अंदर आपने बेसिकली कहना उसको ये है कि भाई साहब बात ऐसे है, मैंने आपको वो दे दी है, क्या नाम है उसका, कीवर्ड्स की लिस्ट दे दी है। फॉलोइंग द अबव आउटलाइन, अबव गिवन आउटलाइन, जो मैंने अभी ऊपर दिया है, इन दिस प्रॉम्प्ट, उसको बताना है कि मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर ऊपर आपको एक आउटलाइन दिया है। यू कैन स्टार्ट राइटिंग एन आर्टिकल यूजिंग द डेटा, कीप इन माइंड द मैक्सिमम यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कीवर्ड इन द फाइल एंड ट्राई टू यूज एवरी सिंगल कीवर्ड दिस ओके। नाउ व्हेन राइटिंग कंटेंट यूजिंग द आउटलाइन दैट यू जनरेटेड अबव, मेक श्योर, हाँ ये देखो, नाउ व्हेन राइटिंग कंटेंट यूजिंग द आउटलाइन that I have given in this prompt, make sure the content is from third person perspective, this और 1000 से 1500 वर्ड बताए, प्लीज़ फॉलो एवरी सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड दिस, ठीक है जी। उसके बाद इसको कहना है हमने कि भाई साहब लेट्स स्टार्ट राइटिंग, लेट्स सी कि अब आधी आउटलाइन के लिए कितना कंटेंट मिलता है। मतलब अभी तो आउटलाइन ही हाफ कर दी ना हमने। ओके जी, आ जाए अपनी आउटलाइन में, और आउटलाइन में देखें आखिरी हेडिंग क्या थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वो थी, I've given you, अच्छा इसने फिर वो ऊपर वाली यूज़ कर ली है, ठीक है ऊपर वाली यूज़ कर ली है, कैन यू लिस्ट कॉमन, अच्छा इसको बोलते हैं भाई साहब को, खैर है आपको 4O ही यूज़ करें ना हम तो। अच्छा ऊपर वाला आर्टिकल किधर निकला था, वो ये था, अब जो दिया उसको वो है ये, तो साइंस आ गए, रीजंस आ गई, और इमीडिएट स्टेप्स आ गए, प्रिवेंटिंग, ये देखो ना पूरी आउटलाइन ले लिया उसने, मैंने पूरी आउटलाइन का उसको बोला भी नहीं है। तो दोबारा प्रॉम्प्ट देते हैं इसको, यही वाला, और उसको बोलते हैं भाई साहब, अब उसको आउटलाइन प्रॉम्प्ट के नीचे दे देते हैं, सही है, Ctrl+X करके यहाँ पे, और उसको कहते हैं, कहीं और तो नहीं हमने लिखा हुआ के ऊपर जो आउटलाइन जनरेट हुई है उसको यूज़ करो। कैन यू मिस सम वर्ड्स फ्रॉम द फाइल, लिस्ट डाउन द वर्ड्स सेपरेटली, कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू, मेक श्योर टू प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज द कंटेंट विद हेडिंग, प्लीज राइट कंटेंट बिटवीन इफ यू गोइंग राइट फॉर पर्टिकुलर हेडिंग्स, फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसको कीवर्ड की फाइल देते हैं, और इसको अगेन कहते हैं, आई हैव गिवन यू द कीवर्ड फाइल फॉर द टॉपिक ऑफ माई मैकबुक ओवर हीटिंग, आई हैव ऑल्सो गिवन यू द आउटलाइन इन दिस प्रॉम्प्ट एट द एंड दैट यू हैव टू राइट कंटेंट फॉर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, ठीक है, कि भाई मैं इंस्ट्रक्शंस भी साथ में दे रहा हूँ जिनको यूज़ करके आपने मुझे कंटेंट लिख के देना है। तो लेट्स सी अब क्या करता है ये, होपफुली आई हैव लोडेड ऑल द कीवर्ड्स, ये लिख रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारी आखिरी हेडिंग है, ये आगे एक्सटर्नल फैक्टर, यार ये क्या कर रहा है, बेसिकली हम जो तरीका असल में ख़ुद यूज़ करते हैं उसके अंदर वो बहुत ही बड़े प्रॉम्प्ट्स हैं हमारे, मतलब हमें एक्सटर्नल टूल यूज़ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ChatGPT बेस्ड ही होता है काम सारा।
तो दिस इज़ समथिंग जो ज़ाहिर बात है वो मैं चीज़ इधर तो नहीं बता सकता क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा प्राइवेट वाली हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टूडेंट्स ओनली। और अगर तो वो प्रॉम्प्ट्स हमने यूज़ किए होते राइट नाउ तो इट वुड बी एन ईजी पीजी केस। उसमें डाटा भी इधर से निकलता है और सारा कुछ ईजी, बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स हैं 5-7 जिनको हम यूज़ करते हैं। खैर आई थिंक कि हमें फिर इसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा या थोड़ा सा इसको ज़रा क्या उसे कहते हैं थोड़ा सा टीज़ करना पड़ेगा इसके साथ कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तो इट कैन स्टार्ट वर्किंग। ओके, अब अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो इस इन्फॉर्मेशन मे बी दिस इज़ नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन और व्हाट वी कैन अल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपनी आउटलाइन दे के जो हमने बनाई थी हम उसको दे के उसको बोलेंगे कि भाई साहब ये लो और हर हेडिंग के लिए मुझे 100 वर्ड्स निकाल के दो। मतलब डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं आप अगर आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी से प्ले करना आता है। इस तरह से आप बेसिकली अपना जो कंटेंट है वो चैट जीपीटी से बना सकते हैं होपफुली। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग कन्विंसिंग इनफ बट वी नीड मोर टाइम फॉर इट क्योंकि सारी बात है ये चैट जीपीटी है और ये फर्स्ट गो में नहीं हमेशा आपके साथ काम करेगा, आपको इसको ट्रेन करना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए। लेकिन थोड़ा सा प्ले करने से ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली करने लग जाता है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब वो बने बने हमारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी उन पर मेहनत हुई पड़ी है बट वो इसमें नहीं बता सकूँगा। वो जो फ्री वाला हमारा शुरू होना उसके अंदर ही होंगे, डिस्कस होंगे प्रॉपरली। लाइव कंटेंट निकलेगा विद इन अ मिनट, मतलब विद इन अ मिनट तो नहीं लेकिन 15-20 मिनट लग जाते हैं एक आर्टिकल बनाने में क्योंकि वो फिर ये होता है कि हमें पूरा आर्टिकल एक गो में नहीं बनाना होता, हम हेडिंग बाय हेडिंग जाते हैं, ठीक है। आप इसमें भी हेडिंग बाय हेडिंग जाके देख सकते हैं इफ़ इट कैन वर्क वी कैन ट्राई एज वेल। अगर हम इसको बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, आउटलाइन ये हो गई। इंट्रोडक्शन के बाद हम इसको ये कहते हैं राइट इंट्रोडक्शन ओनली in 100 words for my MacBook overheating based on the keywords data attached in the file। उसके बाद इसको कहते हैं do follow above given instructions और यहाँ से 1000-1500 वाला जो लिखा हुआ है उसको काटो और यहाँ पे आके I only need introduction for this topic so please do not disappoint me। okay, keywords आउटलाइन का वर्ड ज़रा रिमूव करते हैं एक दफ़ा, या आउटलाइन पे अड़ गया जाके। लेट्स सी व्यू एनालिसिस, ये उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं ये वाले, ठीक है। ओवरहीटिंग इश्यूज आर अ फ्रीक्वेंट चैलेंज फेस्ड बाय मैक। मतलब मैंने आपको असल में बताना यही था कि चैट जीपीटी के साथ छोटा सा मसला ये है कि यू कांट जनरेट एन एंटायर आर्टिकल। आप चाह के भी पूरा आर्टिकल एक गो में निकाल नहीं सकते। दिस इज़ समथिंग जो अभी तक मैं नहीं कर सका, मैंने बड़ी ट्राई की है लेकिन हर प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जितना कम डाटा इससे निकलवाएंगे आप उतना परफेक्ट डाटा निकलवा सकते हैं, लाइक जो अभी मैंने ट्राई किया, ठीक है। मेरे प्रॉम्प्ट्स में यही चीज़ होती है मेन। Overheating issues are a frequent challenge faced by MacBook users, often leading to reduced performance and potential hardware damage. When a MacBook overheats, it signals strain on its internal components, whether from heavy applications, poor ventilation,
और एक्सटर्नल फैक्टर्स। एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम प्रॉम्प्टली इज़ वाइटल टू, परफेक्ट है, ठीक है। अब आप हेडिंग बाय हेडिंग इसको बोल के वर्ड्स की लिमिट दे के कह सकते हैं भाई चलो निकालो डाटा, ये वाले वर्ड्स यूज़ हो गए हैं, इनको यूज़ नहीं करना, सही है। ये वाला डाटा दे के उसको बोलना ये हो गए, ये नहीं करना बाकी। गॉट इट। इस तरह से आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, सेक्शन बाय सेक्शन अपना कंटेंट कंप्लीट करते जाएंगे और उसको बाद में मर्ज करके एक आर्टिकल की फॉर्म में अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर लेंगे। बाय द वे ये ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो टर्म्स जो आपने रैंकेबिलिटी से निकाली उनको यूज़ करके आप अपने कंटेंट में यूज़ कर रहे होंगे। सो बाकी पीछे टाइटल बचेगा, तो टाइटल के लिए भी अलग प्रॉम्प्ट है, और फिर उसके बाद आपके पास जो क्या नाम है बाकी चीज़ें बचती हैं ऑन पेज की, जिसके अंदर हेडिंग H2 होगी, इमेज अल्टरनेट टैग होगा, ऑन इंटरनल लिंक, वो सारी चीज़ें ऑन पेज का पार्ट होती हैं। वो एज़ यूजुअल 2024 में भी होती थी, वो अब भी आपको वही करनी है, तो वो डिफरेंट नहीं है। टाइटल भी एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आपने 50-60 कैरेक्टर्स के अंदर रहते हुए एक ऐसा टाइटल बनाना है जो थोड़ा सा ज़रा इमोशनल टच भी दे।